Ek Samvad at Arunim Ankuran. Arunim Ankuran is celebrating National Youth Day and the theme is It's All in the Mind. आज हमारी एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं एथलीट निकिता विजय राउत. वेलकम टू एक संवाद निकिता. Thank you, ma'am. A word about Arunim Ankuran. This is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunim Ankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make an impact, that each person can make a difference, and that is what we celebrate every day. Swami Vivekananda's birthday, 12th January, is celebrated as National Youth Day. He inspired the youth in so many ways. He said, we are responsible for what we are, and whatever we wish ourselves to be, we have the power to make ourselves. If what we are now has been the result of our past action, it certainly follows that whatever we wish to be in the future can be produced by our present actions. So we have to know how to act. बहुत सारे बच्चे यंग इंडियंस बहुत मेहनत करते हैं and I'm so proud to have one such young person here today who is Nikita Rawat. Nikita, welcome to एक संवाद again. और इतना लंबा अचीवमेंट्स का बायोडाटा तुमने शेयर किया था, मैंने उसको जितना हम शेयर कर सकते हैं आई हैव रिड्यूस्ड इट अ लिटिल बिट. सो अच्छा रहेगा कि थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर जस्ट टेक अस थ्रू दिस लिस्ट. थैंक यू मैम. नमस्कार सबको. मैं निकिता विजय राउत, एक इंटरनेशनल एथलीट हूँ. मैंने 2018 में 18-19 इटली में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो थी उसमें पार्टिसिपेट किया है. उसके पहले ट्रायल्स पे गोल्ड मेडल लिया था. सिल्वर यूनिवर्सिटी सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ. और अभी हाल ही में नागपुर यूनिवर्सिटी के मैं रिकॉर्ड होल्डर हूँ. थैंक यू मैम. फेडरेशन में क्रॉस कंट्री इंडिया में इन 3 में हूँ. और कितनी अच्छी अचीवमेंट्स हैं निकिता की. हम लोग आपको बधाई देना चाहते हैं बिलेटेड, क्योंकि इतनी मेहनत करते हो किसी को पता नहीं है. तो निकिता, सबसे पहले तो ये बताओ कि एथलेटिक्स में इंटरेस्ट कहाँ से शुरू हुआ और कितनी मेहनत करती हो. एथलेटिक्स में ऐसा पता नहीं था, ऐसे ही खेलते थे जैसे नॉर्मल बच्चे रहते थे. दौड़ना भागना वगैरह ऐसे ही. स्कूल में जब ऐसे पीरियड रहता था, मतलब ये खेल का स्पोर्ट्स वगैरह ऑफ पीरियड में वगैरह सर वगैरह लेके जाते थे, मैडम वगैरह. लंगड़ी का रहता था प्रोग्राम वगैरह, तो उसमें अच्छा दौड़ती थी, मतलब लंगड़ी खेलती थी, अच्छा दौड़ती थी. एक दिन एक कंपटीशन आई, उसमें अच्छा दौड़ने की वजह से मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए बोला सर ने, मतलब स्कूल के सर ने. तो मैं कुछ मतलब प्रैक्टिस में नहीं थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. अब ऐसा पता था कि दौड़ना है, सिर्फ कितना दौड़ना है वो भी समझ में नहीं आ रहा था. मतलब कितना किलोमीटर रहता, ऐसा लग रहा था कि 100 मीटर वगैरह ऐसा दौड़ना है. तो कुछ भी मतलब फिर संडे का दिन था और रेस दौड़ी मैंने. बाद में जो प्रैक्टिस करने वाली लड़कियां थी वो भी पीछे आ गई, मैं सेकंड नंबर पे थी. वो प्राइज मनी मुझे शायद 201 रुपए मिला था. वो लाइफ का पहला प्राइज था. बाद में जर्नी स्टार्ट हुई. स्कूल में स्टेट पार्टिसिपेट वगैरह चलता रहा ऐसा. फिर स्कूल छोड़ने के बाद गैप पड़ गई बीच में. एक एथलीट जो रहता है, स्पोर्ट्समैन जो रहता है, अगर अपन कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहा और प्रैक्टिस अचानक बंद हो गई, खेल कूदना सब बंद हो गया, तो घर में नहीं गमता उनको. तो
एक जिद रहती कि एक्चुअली मेरी मराठी हिंदी मिक्स हो जाएंगी, इसलिए सॉरी। कोई बात नहीं, नो तो प्रॉब्लम। हाँ, फिर से ज्वाइन किया मैंने, एक क्लब ज्वाइन किया। फिर से वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ मुझे एक बहुत ही अच्छे कोच मिले, जिनका नाम है रविंद्र टोंग सर। वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। एक साल में मैं नेशनल खेली, जो मैंने कभी देखा नहीं था। स्पोर्ट्स पहले समझ में नहीं आता था, डाइट क्या रहता है, डिसि स्पोर्ट्स में मतलब एथलेटिक्स में, सब इस स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, क्या क्या रहता है कुछ भी समझ में नहीं आता था पहले। जैसे जैसे लेवल बढ़ने लगा, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, अभी इंटरनेशनल लेवल, वैसे वैसे स्पोर्ट्स समझ में आने लगा। ऐसे हुआ। तो जो तुम बोल रही हो कि समझ में आने लगा, तो क्या चीज समझ में आने लगा? क्या डिफरेंस हुआ? जैसे जो पहले निकिता थी और अभी जो निकिता है, उसके रूटीन में, उसकी एक्टिविटी में क्या हाँ, क्या डिफरेंस है? हम्म। पहले खेल ऐसा जैसे बच्चों में रहता खेल कूद, यानी सिर्फ खेल कूद ही रहता था। अभी इतना मतलब डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। एक तो सुबह अपने टाइम पे उठो, टाइम से पहले अपना डाइट जो रहता है, डाइट, दौड़ने के पहले क्या खाना चाहिए, दौड़ने के बाद क्या खाना चाहिए, कि बीच वो में क्या सब खाना बताओ, चाहिए, वो दिन भर। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली जो तुम करती हो ना, वो सब बताओ। कितने बजे उठती हो, ऐसे पूरा बताओ, क्या खाती हो, वो सब। हम्म। एक्चुअली मेरा एक हादसे की वजह से थोड़ा रूटीन चेंज हो गया। एक साल हो गया, मम्मी गुजर गई मेरी। हम्म। तो वो सब करती थी, मुझे कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं थी। तो एक साल में वही अभी पापा 7 बजे जाते हैं, भाई ऑफिस के लिए 9 बजे जाता है, तो मुझे 4 बजे उठना पड़ता, उनके लिए टिफिन बनाने पड़ता। 5:30 का ग्राउंड रहता है मेरा। मैं खुद के लिए भी कॉफी वगैरह पी के जाती हूँ। हम्म। जो फ्रूट्स रहते केला वगैरह, खाना बना के फिर प्रैक्टिस के लिए जाना। हम्म। प्रैक्टिस फिर 2 से 3 घंटे तो चलती है। हम्म। अम, फिर 2 से 3 घंटे चलने के बाद फिर से अपना रोज का जो डाइट रहता है, हम्म। और पानी दिन में कितना पीना है, उसके लिए भी मतलब एक घड़ी के जैसे अपन गुलाम बनते हैं, वैसे ही चलता रहता है। मतलब हाँ, शेड्यूल एक चार्ट तैयार करना पड़ता है, चार्ट के हिसाब से कितने कौन से टाइम पे क्या पीना है, क्या खाना है, वर्कआउट के हिसाब से कौन सा अपना डाइट चेंज करना पड़ता है, वो सब एक माइंड में सेट करना पड़ता है। हम्म। मतलब एक एथलीट को बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ता है ये। वही, और फिर दोपहर में आना, घर का काम, वही शेड्यूल। हम्म। डाइट कंटिन्यू चालू रहता है। हम्म। खाना कितने बजे खाना है, खाना कितना खाना है, डाइट हम्म। कितना खाना है, वो सब एक चार्ट के हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। बाद में वही दोपहर में आराम भी होना, अगर कॉलेज रहा तो कॉलेज भी होना। हम्म। फिर वही अपना टाइम मैनेज करके 5:30 बजे फिर वही शेड्यूल चालू। 5:30 बजे का ग्राउंड ला, शाम को भी वही उसी के हिसाब से। और आपने बोला था वो पानी में भी दौड़ना पड़ता है, तो हाँ, हाँ। पानी में भी हाँ, पानी में भी हमने प्रैक्टिस की है। हम्म। क्योंकि सर का कहना ये है कि एक दिन के बिना प्रैक्टिस की 1 मिनट कम हो जाता है, या 1 सेकंड कम हो जाता है। और एथलेटिक्स में 1 सेकंड का महत्व मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं 1 सेकंड से 1-2 सेकंड से मुझे क्वालिफाई नहीं दिया गया था नेशनल के लिए, जो कि मैंने इतने साल भर की मेहनत करके वो कंपटीशन में हिस्सा लिया था। हम्म। और अकेले भागी थी, तब कोरोना की वजह से कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। हम्म। इसलिए 1-1 सेकंड का महत्व जो रहता है वो तो, मतलब छुट्टी भी नहीं ले सकते, पानी में हो या कुछ भी हो, अपना शेड्यूल चालू ही रहता है। इतनी तेज बारिश हो रही थी, फिर भी मैंने जब तुमको पूछा कि तुम अभी भी जाओगी क्या, हाँ, तो तुमने कहा कि हाँ, मैं जाऊंगी। तो हाँ, इस लेवल का जो डेडिकेशन है और डिटर्मिनेशन है, डिसिप्लिन है, ये कहाँ से आता है निकिता के अंदर? क्या चीज है जो तुमको इंस्पायर करती है?
जी, इंस्पिरेशन हमारे कोच खुद हमें वो तो लेक्चर कोच रहते हैं, लेक्चर वगैरह देते रहते हैं। तो वो खुद बताते थे, हम उनके बारे में बताते थे कि मैंने किस तरह की प्रैक्टिस की। नहीं होती थी प्रैक्टिस कोच के पास तो अपने खुद से की है। जैसे अभी कोरोना का जैसे चल रहा था, सब ग्राउंड बंद थे, हम्म, मतलब कोचिंग वगैरह सब बंद थे। फिर भी उन्होंने सेल्फ करने के लिए कहा। मैं कंटिन्यू मतलब एक को इंडोर लॉन्ग डिस्टेंस रनर के लिए एक बाहर जाना जरूरी रहता है, बिल- मतलब इंड्योरेंस के लिए, लॉन्ग माइलेज के लिए। तो अकेले प्रैक्टिस की है वो सर के वजह से। सर खुद अपने एक नेशनल एथलीट रहे हैं हमारे कोच। तो वो बताते थे, उनके स्ट्रगल के बारे में बताते थे। हम्म, वो पानी में प्रैक्टिस करते थे। उनकी कोई घर में डेट हो गई फिर भी प्रैक्टिस करते थे। वो सब बातें हमको बताते थे, इसलिए हम और इंस्पायर्ड होते थे। वही से प्रैक्टिस हमारी रेगुलर चालू रहती है। हम्म, रोज इंस्पायर्ड होते हैं, रोज कुछ न कुछ बताते, नया कुछ बताते। हम खुद से खुद सीखते हैं हम्म, हमेशा। हम्म, हम्म, वही बात बहुत जरूरी होती है कि खुद से भी रोज खुद से कुछ सीखो। बिल्कुल। तो जो तुम्हारा डाइट है निकिता, उसके बारे में बताओ। और जो घड़ी देख के पानी पीना होता है, वो कितना पानी पीती हो, ऐसे वो शेयर कर सकती हो कि क्या क्या खाने हाँ। का एथलीट के लिए। और क्या डिस्टेंस है जो तुम्हारा स्पेशलिटी है, व्हाट। मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट हूँ, मतलब 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, ये मेरा मेन इवेंट है। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जितने कैलोरी अपन बर्न होती है, तो 8 लीटर दिन में पानी पीना होता है। 8 लीटर, कोई 8 ग्लास भी नहीं पी सकते। तो 8 लीटर पीना होता है दिन में। तो बहुत मैनेज करना पड़ता है, ग्राउंड पे 2 बोतल, मतलब कैसे भी करके। अगर एक शेड्यूल अपना बिजी हो तो गैप, मतलब 8 से 5 तक हो ही जाता है। मतलब नहीं पीना होता, ठंडी में तो नहीं पीना होता। और डाइट के वही प्रोटीन, अपना मल्टीविटामिन, फ्रूट्स जूस वगैरह, वही। और कुछ नहीं, और अपना खाना खाना जरूरी है, हरी सब्जियां, अंडे वगैरह। तो निकिता की जो एथलीट जैसे एक जर्नी है, ऐसे कौन सी दो ऐसी इवेंट्स थी जहां तुमको बहुत अच्छा पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ। जी, हाल ही में मैंने बताया मेरी माँ गुजर गई। हम्म, तो एक ऐसा समय था, मतलब मेरी कंपटीशन पास में थी। और मेरे घर में शादी चल रही थी, बड़े भाई की शादी थी। और माँ अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन बेहोश हो गई वो। और हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। आधा ध्यान कंपटीशन की तरफ, आधा ध्यान शादी की तरफ तो था ही नहीं। हम्म, माँ की तरफ ज्यादा ध्यान ध्यान था। वही दिमाग में चल रहा था। फिर हमारे तब कोच ने बहुत सपोर्ट किया। हॉस्पिटल में कम से कम समय, और एक जैसे फ्रेंड रहते, फ्रेंड सर्कल वगैरह रहता अपना। तो उनको साथ में रहने के लिए बोला कि उनको उसको ग्लूकोज पिला, दिन भर ग्लूकोज पिला, क्योंकि हम्म, खाने पीने के हालत में मैं थी नहीं। ग्लूकोज पिला, नारियल पानी वगैरह, वो कंटिन्यू मेरे साथ थे। और फिर माँ जैसे गई, उसके 2 ही दिन मुझे जाना था नेशनल के लिए। हम्म, ऐसी मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी माँ जाएगी करके। उनको ब्रेन हैमरेज बताया था। वो अचानक चली गई। मैं जाने की हालत में थी नहीं। हम्म, फिर कंपटीशन, मतलब नेशनल कंपटीशन थी वहाँ पे। माँ गुजरे 2 दिन जाना पड़ा। फिर वहाँ पे सर ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया, मतलब ये मेडल अगर तू जीतेगी तो ये माँ माँ को समर्पित करना। ऐसा अगर खूब सबने सबने बहुत हौसला बढ़ाया। हम्म, वहां जाके मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि प्रैक्टिस बंद थी 4-5 दिन से, कंटिन्यू प्रैक्टिस करने जाती थी। तो ध्यान नहीं रहता था। हम्म,
ऐसी किधर देखती थी पता नहीं, ध्यान नहीं रहता था। वो दिन बहुत बेकार गए मेरे। और वो कंपटीशन में कभी मुझे मेडल नहीं मिला। सिर्फ इन 10 में रही हूँ, क्योंकि वो कंपटीशन ऐसी है कि देश के सभी जो बड़े बड़े एथलीट है, जो अपने इंडिया के सब वहाँ पे मतलब उतरते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो वो कंपटीशन में मुझे 3rd मेडल मिला, मतलब ब्रॉन्ज मिला। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, ये शेयर करना चाहती थी। ये यादगार रहेगा। और वो मेडल मैंने माँ को समर्पित किया, ये बहुत बड़ी बात है। उनके आशीर्वाद भी बहुत काम करता है ना गीता। हाँ, उनके वो आशीर्वाद से बहुत कुछ होता है लाइफ में। तो कैसा हुआ कुछ पता नहीं, सिर्फ दौड़ी, हम्म, माँ का नाम लिया और आखिरी तक वही। वाह। तो ये बहुत सारी एक एथलीट की लाइफ की ऐसी चीजें हैं जो किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जीतना भी एक बहुत हौसले और हिम्मत की चीज है। हाँ, आसान काम नहीं है, बिकॉज साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली दोनों उसकी क्या हालत है उस समय अगर वो किसी को। डिस्टर्ब बिल्कुल। रहा तो हम्म, ध्यान नहीं रहता। बिल्कुल। तो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ इसको बोल सकते हैं हम लोग ना, कि मानसिक रूप से भी बहुत सशक्त होना पड़ता है एक एथलीट को। तो निकिता को क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं उसके अंदर जो उसको एक मेंटली स्ट्रांग एथलीट बनाती हैं? जी, ये बात है कि कोई भी अगर नॉर्मल लड़का, मतलब जो स्पोर्ट्स में नहीं है, अगर वो स्पोर्ट्स में चला जाए तो उनकी मेंटली मतलब वो स्ट्रांग होना होना ही है। हम्म, मतलब कुछ भी करे, उनको जाते ही, मतलब मेरे कोच बहुत स्ट्रिक्ट है। तो हम्म, बाकी तो भी कोच रहते हैं, जो पनिशमेंट रहती, हमारे क्लब में जैसे डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। लेट आया तो मारते वगैरह है, वो चलता ही रहता है। अगर अब्सेंट रहे तो वो भी डांटते हैं। तो उसकी वजह से मैं सब मुझे बोलते हैं मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, सब मुझे बोलते हैं। हम्म, और मुझे भी लगता है मैं स्ट्रांग हूँ। बिल्कुल। तो वैसे हाँ, जो स्पोर्ट्समैन रहता है वो स्ट्रांग रहता ही है। हम्म। तो निकिता की लाइफ में जो अभी तक जितने भी सारे सब एक्सपीरियंसेस हैं, तो उसमें से कोई ऐसे एक्सपीरियंस है जो तुमको लगता है कि हाँ, मैं सब बाकी सब एथलीट्स के लिए भी एक लर्निंग है, उसमें कोई लेसन है, ऐसा कुछ शेयर करना चाहती हो? लर्निंग वगैरह, हाँ, मुझे नहीं पता, पर मुझे बोलते हैं लोग कि मुझे ये ऐसी लड़की है कि उससे बहुत कुछ सीखते हैं। सीखने की जरूरत है। जैसे आपने पहले क्वेश्चन पूछा, मेंटली स्ट्रांग है, तो मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मुझे 6-7 साल हो गए हैं। हम्म, फिर भी मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो नौकरी की ज्यादा जरूरत पड़ती है मुझे। तो फिर भी नौकरी नहीं लगी अभी तक, और कोरोना की वजह से गैप हो गई, वो थोड़ा चला गया, पोस्टपोन हो गए सब कंपटीशन और तो जॉब के जो भी हो रहे थे। तो फिर भी सर ने कहा कि सर, मतलब हमारे कोच है, मैं बार बार उनका ही नाम लूंगी क्योंकि वो बहुत इंस्पायर करते हैं अपनी बातों से वगैरह। हम्म, तो मैं कभी भी अपनी प्रैक्टिस को कॉम्प्रोमाइज कभी भी किसी बात को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, प्रैक्टिस के बारे में कुछ भी। तो बहुत कुछ सीखना, एक लड़की के होने के नाते लड़कियों को जो प्रॉब्लम्स वगैरह आती है हम्म, उसमें भी मैंने प्रैक्टिस की है। हम्म, सब करते हैं एथलीट्स वगैरह, ऑप्शन नहीं रहता। मैंने रेसेस दौड़े है, रिकॉर्ड तोड़े हैं, उसी प्रॉब्लम में तोड़े हैं। इसलिए सब बोलते हैं इस लड़की के सीखने जैसा कुछ है। अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह रहती है फिर भी मैं प्रैक्टिस के लिए ना नहीं बोलती हूँ। फैमिली इशू वगैरह, बाहर के कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। निकिता, हम लोग एक समाज में जिसमें रहते हैं ना, यहाँ पर स्पोर्ट्स को अभी तक इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। तो जो हाँ, स्पोर्ट्समैन है वो एक तरह से अकेले ही रेस दौड़ रहा होता है, क्योंकि उसको बहुत कम सोशल सपोर्ट मिलता है।
है ना? जी तो हाँ, अभी सोशल मीडिया में हाँ एक मैसेज वायरल हो रहा है कि एक फोटो देखी मैंने कि कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने वाले हाथ ज्यादा से ज्यादा ऊपर है, पर एक सपोर्ट करने वाले का क्या। सपोर्ट करने में हमारी सिर्फ फैमिली खड़ी है। हम्म हाँ, बाकी कोई नहीं। अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहे तो सपोर्ट की बजाय वो मेरे आजू बाजू के लोग देख लो कि अभी तक इतने सालों से खेल रही है, उसको जॉब क्यों नहीं लगी, एक क्वेश्चन उठाते ही उठाते हैं। हम्म इसलिए वो स्पोर्ट्स पर्सन जो रहता है आगे खेलना चाहता है, तो हम्म उसके दिमाग में भर जाता है कि पहले नौकरी होना, नौकरी होना। सब फोकस लोग बोल नहीं, रहे उसको फोकस। लग गई, दूसरे को लग गई। हाँ, फोकस हटाते हैं। मतलब खुद बातें करते हैं, फैमिली को भी बातों में फंसा देते हैं। तो यही इशू है कि निकिता समझ नहीं तुमको, पाते कि कैसे। राइट, तो ऐसी कौन सी तीन चार चीजें हैं जो तुमको लगता है कि समाज में होनी चाहिए, ताकि जो तुम्हारे जैसे इतने टैलेंटेड हार्ड वर्किंग यंग बच्चे हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ऐसी कौन सी तीन चार चीजें हैं जो तुमको लगता है कि होनी चाहिए? पहले तो सपोर्ट चाहिए, पूरे समाज का सपोर्ट चाहिए। अगर कोई लड़की अपने बाजू में खेल रही है, अच्छा कर रही है, उसको सपोर्ट दो, ना कि तुम पैर खींचो। हम्म। हाँ। ठीक है। उनको देख के अपने बच्चों को तुम लाओ, क्योंकि अभी फिटनेस का सब ये कर रहे हम्म हैं। जिधर उधर तो फिटनेस फिटनेस चल रहा है। अभी कोरोना आया तो तुमको फिटनेस याद आ रहा। हाँ, तब नहीं याद आ रहा था। अपने बच्चों को भेजो। जो मेंटली स्ट्रांग नहीं रहता बच्चा, वो 100% में बताती हूँ स्पोर्ट्स में आके मेंटली स्ट्रांग बनता है। एक जो बात नहीं करने लगता वो भी बात करने लगता है, कॉन्फिडेंस आता है उसमें। हम्म ये जरूरी है। हम्म और वही अपने बच्चों को भेजो अगर। और कुछ जैसे फाइनेंशियली, क्योंकि चाहे हम कुछ भी सोचें, जैसे अगर तुमको एक फिक्स डाइट लेना है, एक पर्टिकुलर टाइप का शू चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि हाँ फाइनेंशियल भी एक रिक्वायरमेंट है हर स्पोर्ट्स हाँ पर्सन। हाँ। तो उसको फुलफिल करने के लिए स्पॉन्सरशिप्स कितने लेवल तक? स्पॉन्सरशिप जरूरी है। हाँ। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही वो आगे बढ़ रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल आगे बढ़, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो एक स्टेट गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना चाहिए, स्पॉन्सरशिप लगाना चाहिए। ना कि जैसे साई में रहता है, एक ही हम्म, बच्चे के ऊपर रहता है, ताकि जो जैसे सपोर्ट मिलेगा तो वो बच्चा आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। सो निकिता, इतना मेहनत करती हो, इतने तुम्हारे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं सबके पास, अनलेस हमें कोई एक्सटर्नल सपोर्ट मिले तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई निकिता को स्पॉन्सर करना चाहते हैं या सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें तुमको सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे लोग? जी, एक तो हमारा डाइट जो शेड्यूल है पूरा, पूरा कैलकुलेट किया जाए तो 12,000 का आता, 12,000 से ज्यादा आता, पर मैं कम ही बता रही हूँ। प्रोटीन आता, आजकल प्रोटीन महंगे महंगे हो गए हैं। 5 से 6 हजार के, मतलब अच्छा सा अच्छा कोई भी प्रोटीन लो, 5,000 से ज्यादा ही आता है। हम्म और एक एथलीट होने के दौड़ नाते जो मैं जिस ग्राउंड पे प्रैक्टिस करती हूँ, हम्म और जैसे ग्राउंड बंद ही रहते हैं तो मैं रेशिम बाग में प्रैक्टिस करती हूँ। रेशिम बाग इतना मतलब अभी गाड़ी चला चला के उधर प्रोग्राम हो के ग्राउंड खराब है, हम्म और कहीं भी प्रैक्टिस करूँ तो 6 महीने के अंदर वो शूज फट जाता है। हम्म फिर दूसरा शूज, वही शूज पे प्रैक्टिस नहीं होती, वही इंजुरी आने लगती है। अगर वही वही फटे हुए शूज पे प्रैक्टिस करो, इंजुरी आने लगती है। 6 महीने के बाद वो शूज चेंज करना पड़ता है। और मैराथन के लिए जो रहते हैं वो शूज अलग रहते हैं, वो ज्यादा 10 से 12 हजार तक आते हैं। हम्म हम्म और जो स्पाइक्स रहते हैं ट्रैक इवेंट के लिए, वो भी 12 से 13 हजार तक या 20 हजार तक आते हैं। हम्म। पता नहीं होगा किसी को। हाँ, इसीलिए बताओ। नॉर्मल शूज, प्रैक्टिस शूज रहते हैं वो 500 600 तक आते हैं, पर अगर हम जिस लेवल पे दौड़ रहे हैं, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, तो 12 से 13 हजार तक आते हैं। हम्म हम्म तो जो जिसके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रही,
तो नहीं कैरी कर सकते इतने शूज। तो मतलब एक लेवल पे वो नीचे आ जाते हैं, हाँ। जो अच्छे एथलीट रहते हैं। वही स्पॉन्सरशिप मिले तो ये सब मतलब आसानी से हल हो जाएगा ये क्वेश्चन हाँ। जो रहता है। हाँ, और मल्टीविटामिन रहती है, वो भी 5 से 6 हजार के बीच में आती है। बाकी फिश ऑयल्स रहती है, टैबलेट्स वगैरह सब लेना जरूरी है। एक बॉडी के लिए, बोन के लिए अलग से रहता है, प्रोटीन अलग से रहता है, कार्ब्स अलग से रहता है। सब लेना मतलब जितना अपन लेंगे बॉडी को देंगे उतना बॉडी सपोर्ट करेंगी, उतना आगे बढ़ते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो लोग हमको सुनेंगे उसमें से जो हाँ दे आर केपेबल ऑफ हेल्पिंग यू इन सम वे, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, हमारे देश में बहुत सारी टैलेंट है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और हाँ बहुत मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं बच्चे, यंग पीपल लाइक यू कितनी मेहनत कर। तो द ओनली थिंग दैट वी नीड इज सपोर्ट, एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। और निकिता की जो जर्नी है अभी तक, वो बहुत अच्छी जर्नी रही है, और उसके आगे भी और अच्छी होगी, इसका हमको पूरा भरोसा है निकिता, तुम्हारा डेडिकेशन देख के। बाकी हाँ, जो तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करते हैं और बाकी जो जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उन सब के लिए कुछ मैसेज है निकिता का? उनके लिए वही मैसेज है कि अच्छी प्रैक्टिस करो, एक लक्ष्य अपना, उस पे ध्यान दो, इधर उधर की बातों पे मत आओ। हम्म। जो अपना तुम करना चाहते हो वही करो। हम्म। बाकी सपोर्ट करने वाले करेंगे, और किसी के सपोर्ट के भरोसे पर भी नहीं रहो। अपना खुद का खुद करना सीखो। थैंक यू निकिता, बहुत अच्छा लगा तुमसे थैंक बात यू करके। मैम। और बेस्ट विशेस फ्रॉम अरुणि मंकुरन। May you have a very bright future as an athlete also and as a human being. All the best. Thank you for being here. थैंक यू मैम। Thank you. थैंक यू मैम।